अच्छा भाई, आज हम लोग जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फैब मार्च 2024 आईजीसीएसई का एमसीक्यू है। चलें भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 is saying solid X is heated for 600 seconds. The graph shows the heating curve that is obtained. What is the melting point of X? अच्छा, अब ये हीटिंग कर्व गिवन है हमारे पास। मेल्टिंग हमारे पास ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड ड्यूरिंग बॉइलिंग तो चेंज ऑफ स्टेट होता है, तो उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर एक फ्लैट लाइन आई, फिर टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज हुआ, फिर एक फ्लैट लाइन आई। तो जो पहली फ्लैट लाइन है बेसिकली हीटिंग करते वक्त वो मेल्टिंग की शो कर रही है, और जो दूसरी फ्लैट लाइन है वो शो कर रही है बॉइलिंग को। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से हम रीड आउट करेंगे कितना बन रहा है। इट इज 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो सिंपल सा हमारा आंसर है इसका। आगे बढ़े, पेपर में भेज देता हूँ आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट डिफ्यूजन आर करेक्ट। एक्वस आइंस कैन नॉट डिफ्यूज इन वाटर। भाई अगर कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो जो सोडियम फॉर एग्जांपल अगर हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन जो है वो एक्वस आइंस है, दे कैन डिफ्यूज इन वाटर। वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं ना, रेंडमली मूव करते हैं वाटर में। मतलब अगर आप इफ यू ऐड अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर और आप उसको स्टिरिंग ना करो, हिलाओ ना, तो फिर भी क्या होगा, थोड़ा बहुत सॉल्ट जो है वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक्वस आयन बन जाएंगे और दे विल बी डिसॉल्व इनटू वाटर। मतलब वो डिफ्यूज हो रहा है वाटर में, जब भी आगे पीछे होकर डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा, डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये बात सही है। पार्टिकल्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस इन डिफ्यूजन, ये वाली बात भी सही है। डिफ्यूजन कैन ओनली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डिफ्यूजन जो है ना वो आपका गैसेस में हो सकती है, लिक्विड्स में हो सकती है, सॉलिड्स विद इन सॉलिड्स डिफ्यूजन नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी दो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 एंड 3। ठीक है भाई, आंसर्स भी बताते जाओ जल्दी जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट एन एटम ऑफ फ्लोरीन इज करेक्ट। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, जो छोटा वाला नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है हमें। मतलब फ्लोरीन एटम के पास 9 प्रोटॉन्स है, और जो बड़ा वाला नंबर होता है वो न्यूक्लियॉन नंबर होता है, जो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। राइट। अच्छा, अब इसमें कह रहा है इट कंटेन्स 28 प्रोटॉन्स, ये बात गलत हो जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 9 है, 28 नहीं है। इट कंटेन्स मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। अब इसके पास जो प्रोटॉन्स है वो 9 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 19 माइनस 9 जो कि 10 आ जाएगा। तो इट कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। ठीक है, तो मोर प्रोटॉन्स नहीं है, तो बी इससे गलत हो जाएगा। इट्स आइसोटोप कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब आइसोटोप जो होता है हमारे पास बेसिकली वो क्या होता है, हमारे पास एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हसन बेटा, ये आईजीसीएसई का पेपर है फैब मार्च 2024। अच्छा, स्टेटमेंट ए मैंने पूरी नहीं पढ़ी, जल्दी में गलत कर दी स्टेटमेंट ए को जरा। उसमें वो ये नहीं कह रहा कि 28 प्रोटॉन है, वो कह रहा है टोटल ऑफ 28 प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो वो 28 बनेगा। तो जरा स्टेटमेंट ए को रिवैल्यूएट कर लेते हैं। प्रोटॉन्स इसके पास 9 है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 9 है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 10 है। सही है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, ये 28। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना एक करेक्ट है। वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 28 नहीं कह रहा, वो कह रहा है टोटल ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, जो कि 28 बन रहा है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट। अच्छा, सी में कह रहे हैं इट्स आइसोटोप कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा आइसोटोप की डेफिनेशन यही होती है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं हो सकते आइसोटोप्स के लिए, तो सी इसलिए गलत हो जाएगा। इट्स न्यूक्लियस कंटेन्स 9 न्यूट्रॉन्स। अभी न्यूट्रॉन्स हमने निकाले वो 10 आ रहे हैं, 9 तो नहीं आ रहे, इसलिए डी भी गलत है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े।
चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. Two of the isotopes of calcium are represented by calcium 40 and calcium 44. Isotopes हैं, same number of protons है, number of neutrons different होंगे, इस वजह से nucleon number different है. Which statement explains why these isotopes of calcium have identical chemical properties? Identical means same, और chemical properties same इस वजह से होती हैं क्योंकि जो एटम्स हैं अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी. If they have same number of electrons or same electronic configuration, it means they are isotopes of each other. और जब उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जगह केमिकल रिएक्शंस का वर्ड भी लिखता है अक्सर वो. तब आंसर बताओ क्या होगा? बोथ आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सेम नहीं हो सकते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे अगर दो एटम्स एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं. बोथ आइसोटोप्स हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8,8,2. हाँ, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और यही रीजन है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. बोथ आइसोटोप्स हैव द मास नंबर 20. मास नंबर तो किसी का भी 20 नहीं है, एक का 40 है और दूसरे का 44 है. Both isotopes have 4 fully occupied electron shells. 4 shells तो है इसके पास लेकिन fully occupied नहीं है. देखो जो लास्ट शेल है उस वो fully occupied तो नहीं है ना, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है. वो fully occupied कब होगा? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जो फर्स्ट शेल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो fully occupied कहलाएगा. लेकिन फर्स्ट शेल ऑनवर्ड्स, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल वो फुली ऑक्यूपाइड तब कहलाते हैं जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. जी हसन, हो जाएगी यूट्यूब पे भी ये पोस्ट. Which statement describes the property of potassium iodide? पोटेशियम आयोडाइड एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड है बिकॉज इसमें पोटेशियम मेटल है. पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 मेटल और ग्रुप 1 मेटल के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि पोटेशियम मेटल है. आयोडाइड आयन इज फ्रॉम आयोडीन विच इज अ नॉन मेटल. आयनिक कंपाउंड है तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में बेटा ये सॉल्युबल है, ग्रुप 1 का है ना, इसलिए कह रहे हैं कि ये सॉल्युबल है. इट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस. अब हाई मेल्टिंग पॉइंट वॉलेटाइल थोड़ी होता है. वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो कि इजिली इवेपोरेट हो जाए रूम टेम्परेचर पे. अब ये थोड़ी ना इजिली इवेपोरेट होगा. इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ये बात भी गलत हो गई. It conducts electricity when molten. Ionic compounds they conduct electricity in molten state as well as in aqueous state. अगर यहाँ पे aqueous होता तो भी बात सही होती क्योंकि soluble ionic compound है, free ions होंगे इसके पास aqueous state में, molten state में. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. रामीन, ये फैब मार्च 2024 IGCSE का MCQ पेपर है, पेपर 2 वेरिएंट 2. ठीक है, आगे बढ़े. Methanol has a boiling point of minus 19 degrees Celsius. At minus 20 degrees Celsius, the liquid methanol is a non-conductor of electricity. Methanol हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन भी है बल्कि इसमें, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है. बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में आयंस होते ही नहीं है, चाहे आप उसकी मोल्टेन स्टेट लो चाहे एक्वस स्टेट लो. इट हैज नो फ्री आयन. जब फ्री आयंस नहीं होते तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. माइनस 20 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? टेम्परेचर आपने बढ़ाया है या कम किया है? देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका है माइनस 19 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब माइनस 19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो वो बॉयल हो जाएगा. लेकिन माइनस 20 तो उससे कम टेम्परेचर है, माइनस 20 और पीछे होगा ना, और ठंडा होगा, तो उस पर ये लिक्विड स्टेट में होगा. और लिक्विड स्टेट में वो ये कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, नॉन कंडक्टर है क्योंकि फ्री आयंस नहीं है उसके पास. बिल्कुल. ओ लेवल और आईजी ये दोनों क्लासेस लोगे भाई, एक ही जैसे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए दोनों आप पेपर कर सकते हो. क्या डिफरेंस लग रहा है ओ लेवल वालों को? इसमें सेम है. इनफैक्ट आईजीसी से अक्सर एमसीक्यूज निकल के ओ लेवल में आते हैं एंड वाइस वर्सा.
आंसर बताओ। In a sample of methanol, each atom of carbon, hydrogen and oxygen has a noble gas electronic configuration. ठीक है, मतलब outer shell complete हुए हैं उनके. Each atom has achieved this electronic configuration in one of the three ways: gaining electron, losing electron, sharing electrons. भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे या गेन या लूज हुए होंगे? शेयरिंग हुई भी होगी ऑफ कोर्स. Which statement describes the bonding between the carbon atom and the oxygen atom in methanol? कार्बन जो है वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है और कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, वो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट मेक्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है ना, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 ही शेयरिंग पे लगाएगा. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. ऑक्सीजन each oxygen atom will make 2 covalent bonds and each carbon atom will make 4 covalent bonds. अब आंसर बता दो, सब कुछ मैंने बता दिया इसमें. The carbon atom and the oxygen atom share 4 electrons. B में कह रहे हैं the carbon atom and oxygen atom share 2 electrons. कार्बन इज अ नेगेटिव आयन एंड ऑक्सीजन इज अ पॉजिटिव आयन. आयन तो बनेगा नहीं ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो आयन वाले हटा दो. अब आ जाओ, कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के, अच्छा ये जो कंपाउंड है ना, ये मिथानॉल नहीं है, मिथानल है. बेसिकली ये एक अलग ऑर्गेनिक फैमिली है जो कि आप ओ लेवल या आईजीसीएसई में नहीं पढ़ते हो, या आप ए लेवल में जाके पढ़ोगे. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है. ठीक है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड्स कहते हैं इनको. बहरहाल आपको ये जानना जरूरी नहीं है. ऑप्शन ए और बी में से कौन सा सही है आपने वो बताना है. जल्दी जल्दी. वो कह रहे हैं, अच्छा एक लाइन ऊपर मिस कर जाओगे, इसमें कह रहे हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. वो ये नहीं कह रहा कि कार्बन ने टोटल कितने शेयर किए हुए, वो कह रहे हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम कितना शेयरिंग हुआ हुआ है कार्बन ने और ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन 2 से ज्यादा शेयरिंग कर ही नहीं सकता, तो कार्बन भी उस ऑक्सीजन के साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, बाकी के 2 वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. तो कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम शेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 कार्बन ने शेयर किए हुए, 2 ऑक्सीजन ने शेयर किए हुए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है भाई, बी आंसर वाले बच्चों समझ आई बात? मजे का क्वेश्चन है ना. रामीन अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो मजा आया. आ, आ, एक बार और समझा दो. चलो दोबारा समझ लेते हैं. खत्म हो रहा है एग्जाम, मुझे इतनी खुशी हो रही है तो आप लोगों को कितनी हो रही होगी. अच्छा इसमें कह रहे थे which statement describes the bonding between कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन मिथानल. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है. अब मिथानल का फॉर्मूला है CH2O. बेटा मुझे ये पता है कि कार्बन ग्रुप 4 का है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. अब एक ऑक्सीजन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे नहीं लगा सकता. रिमेंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड मींस 2 डंडियां जो बनेंगी उसके बीच में, तो एक ऑक्सीजन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा ही नहीं सकता, लेकिन कार्बन तो 4 लगाते हैं. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्डिंग हो रही है, असल में इसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, इसलिए मैं बना के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा. लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ऑक्सीजन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा सकता है, नहीं लगा सकता? तो कार्बन के साथ अगर ये बॉन्ड बना रहा है तो उसके साथ कार्बन भी जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. कार्बन 4 लगाता है टोटल, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ वो 2 ही लगाएगा और नहीं लगा सकता. ठीक है, अब हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं की हुई है इसने.
द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो दो ऑक्सीजन के लगेंगे तो दो कार्बन के भी लगेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। आई बात समझ? अब रहा सवाल कि आप ये भी कह सकते हो कि सर हमें कैसे पता कि ऑक्सीजन ने दोनों के दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए, हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता था क्या, जैसे अल्कोहल में बनाता है? हाँ, तो उस पे हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। उसका मैं आपसे कहूंगा कि चलो अल्कोहल बना के दिखा दो इसका, तो आप फंस जाओगे इसमें, क्योंकि आपने अगर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया तो इस फॉर्मूला में सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगाओगे लेकिन कार्बन के चार बॉन्ड होते ही नहीं है फिर पूरे। तो असल में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, फिर कार्बन के साथ दो अलग हाइड्रोजन आते हैं। इसने पूछा था विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम इन मिथेनॉल। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या कहानी हो रही है, बस उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का बॉन्ड, राज, अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है तो आप बॉन्डिंग पूरी कर ही नहीं सकते हो। देखो मैंने लेफ्ट पे जो बनाया है उसमें अगर मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता हूँ तो आप फिर बॉन्डिंग पूरी कर ही नहीं सकते, इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर है ही नहीं ये वाला। तभी तो इसने इसको मिथानॉल नहीं बोला है, मिथानल बोला है, एल। सही है, अब समझ आई सबको? बेटा ए स्टार के लिए कितने मार्क्स लाने हैं तो वो तो डिपेंड करता है। आप बस अपना स्कोर 32 33 से ऊपर रख के जाओ, कोशिश करो 40 आ जाए। ज़ारा ये कह रहा है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम। द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी स्टेटमेंट है द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो शेयर्ड पेयर नहीं कह रहा है। अगर वो शेयर्ड पेयर कहता है तो दो शेयर्ड पेयर होते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं अगर मैं आपसे ये कहूँ स्टेटमेंट टू, द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन ने तो 4 शेयर किए हुए ना टोटल। अगर हम बात करें तो कार्बन ने तो 2 शेयर नहीं किए हुए, तो कार्बन तो 4 शेयर करता है। वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कह रहा है। ऊपर वाली लाइन पढ़ो ना, द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम इन मिथेनॉल। ये जो ऊपर में ये जो लाइन लिखी हुई है इसको पढ़ो, यहाँ से समझ आएगा। अल्कोहल में डबल बॉन्ड नहीं होता, अल्कोहल तो आपने बनाया हुआ है ना अब्दुल्ला। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये अल्कोहल नहीं है। अगर ये अल्कोहल होता तो फिर वो मीथानॉल लिखता ना, उसने मीथानॉल नहीं लिखा हुआ, देखो मीथानल लिखा हुआ है, ए एल लिखा हुआ है। ये एक अलग फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो आप ए लेवल में पढ़ते हो। यहाँ पे ग्रेड 11 में आप पढ़ते नहीं हो उसको, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं थी। यहाँ पे अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं मिथेनॉल, तो मैं बना ही नहीं सकता, क्योंकि फिर मैं कार्बन के चार बॉन्ड कर ही नहीं सकूंगा। जहारा, अब्दुल्ला, समझ आ गई बात? राज, रामीन, आगे बढ़े फिर। सारा बेटा समझ आ गया है? यार आई थिंक अभी ये क्वेश्चन छोड़ दो कि कितने मार्क्स पे ये बनेगा, वो फायदा नहीं है बात करने का, चेंज होता रहता है ना। बस आपको मैंने बताया ना 33 34 तक अपना स्कोर लेकर आओ सेफ साइड पे। अगर कोई पेपर टू बहुत ही अच्छा करके आया तो उसके कम स्कोर पे भी बन जाएगा। ए स्टार की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई पेपर टू, पेपर वन बहुत अच्छा कर लिया और पेपर टू अच्छा नहीं करके आया, पेपर फोर अच्छा नहीं करके आया, या एटीपी अच्छा नहीं करके आया, तो फिर उसका ग्रेड वहां पे खराब भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल जो आपके सामने है उसमें मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर शोन, विच स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इज करेक्ट। डायमंड एंड ग्रेफाइट कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। बात सही है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्रेफाइट में होते हैं, डायमंड में नहीं होते। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर सिर्फ ग्रेफाइट का होता है, डायमंड का नहीं होता।
डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। तो हमारे पास क्या बना आंसर ए, दोनों में कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8, which row contains a description of metallic bonding and a property that is explained by reference to the metallic bonding? मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है? मेटल पॉजिटिव आइंस इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आइंस जहां लिखे हुए हैं वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी या डी में से चूज करना है। अ मेटल विल रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग की में मेटल पॉजिटिव आइन जो है वो एक लैटिस अरेंजमेंट में होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से जब उन पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्लाइड करते हैं, तो वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। तो मेलेबिलिटी को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ऑप्शन डी, अ पीस ऑफ मेटल कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ऑप्शन सी जो है वो तो केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा है, और केमिकल प्रॉपर्टी लैटिस की वजह से थोड़ी होती है, वो तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। सही है फुरकान, समझ आई बात? देखो बेटा पहले तो बताओ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए और बी में तो उसने नेगेटिव आयंस लिख दिया है, तो ए और बी तो ऐसे ही गलत हो गया। सी और डी में मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन सही लिखी हुई है। वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू मेटेलिक बॉन्डिंग। अब सी में जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो लिखा हुआ है मेटल विल रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो लैटिस की वजह से ये प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज दे कैन इजीली चेंज इन शेप। उन पे फोर्स लगाओगे तो वो इजीली बैंड हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर्टी इनकी किस वजह से आती है? बिकॉज मेटल पॉजिटिव आयंस आर रेगुलरली अरेंज इन लेयर्स, जिसको हम लैटिस अरेंजमेंट कह रहे हैं। दे स्लाइड ओवर वन अनदर। सही है फुरकान, जोया, समझ आ गया है अब? नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? दिस इज 64। ये कैसा सवाल है भाई? आगे बढ़ो। सल्फर डाइऑक्साइड का हाँ फॉर्मूला अगर नहीं पता तो आप मेहमान नहीं निकाल पाओगे, SO2 होता है फॉर्मूला। अली दोबारा क्या? दोबारा क्वेश्चन समझना है दोबारा? कौन सा क्वेश्चन, मतलब 8 या 9? मेटल यस कराएं। देखो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन पता है आपको? ए और बी नहीं हो सकती। मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो सी और डी हो गया। वो कह रहा है ये जो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को रिलेट करके मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जा सकती है, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो मेटल पॉजिटिव आयंस आर अरेंज्ड इन अ लैटिस अरेंजमेंट सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जाती है। कौन सी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की? 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जा सकती हैं इससे मेटल की। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज a large network of metallic bonds need to be broken. दूसरी प्रॉपर्टी, metals can conduct electricity due to the C of delocalized electron. और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी मेटेलिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है? मेटल्स आर malleable and ductile because layers can slide over one another when force is applied. सही है, तो ऑप्शन डी में ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है malleability and ductility वाली। A piece of metal can be molded into different shapes. ठीक है क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। Magnetite is an ore of iron which contains the Fe2 positive ion, Fe3 positive ion, and O2 negative ion. What is the formula of magnetite? हाँ भाई, मैग्नेटाइट में वो कह रहा है कि आयरन के Fe2 पॉजिटिव आयन भी है, Fe3 पॉजिटिव आयन भी है। तो कौन सा फॉर्मूला सही बन रहा है? अगर मैं ऑक्साइड का एक ही है, अगर मैं Fe2 पॉजिटिव आयंस के साथ फॉर्मूला बनाता हूँ, तो फॉर्मूला मेकिंग याद है ना सब? पहले तो आप सिंप्लीफाई करते हो इन चार्जेस को। अगर तो ये हो रहे हैं तो आयरन जो है वो Fe+1 बन जाएगा, O-1 बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा FeO। और अगर मैं Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ फॉर्मूला बनाऊंगा, ऑक्साइड आयन तो एक ही है, तो 3 और 2 में कॉमन नंबर 1 है, मतलब इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो आप। तो ये Fe3 पॉजिटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, तो ये फॉर्मूला बनेगा Fe2O3।
तो या तो Fe2O3 बनेगा फॉर्मूला या FeO बनेगा। FeO तो दिया हुआ ही नहीं है ऑप्शन में, तो Fe2O3 बनेगा। सही है भाई। फॉर्मूला मेकिंग बेटा रिकॉल कर लो, फॉर्मूला मेकिंग का लेक्चर भी चला हुआ है, देख लेना वहां से। आगे बढ़े। क्वेश्चन 11, concentrated aqueous sodium chloride and sulfuric acid are both electrolyzed using inert electrodes। अच्छा जी, कंसेंट्रेटेड है तो हमें पता है एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा टू गिव क्लोरीन गैस, ठीक है। और कैथोड पे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड होगा टू गिव हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सोडियम आयन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। Which row identifies a product at the cathode in each electrolysis। अच्छा, दोनों की अलग अलग कैथोड की पूछी हुई है, एनोड की पूछी हुई नहीं है। तो कैथोड पे जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे कैटाइन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड में जो कैटाइन होंगे वो दो तरह के हैं, H पॉजिटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो रिड्यूस होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में, और सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास कैटाइन है ही एक ही तरह का, H पॉजिटिव आयन, तो वही रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो दोनों कैथोड पे, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में दोनों कैथोड पे हाइड्रोजन गैस से मिल रहा है। ठीक है भाई। बी आंसर क्यों, ए आंसर क्यों दे रहे हो ज़ारा? कैथोड का ही पूछ रहा है ना दोनों। विच रो आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एट द कैथोड इन ईच इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों की कैथोड का पूछ रहा है। मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की कैथोड पे क्या मिलेगा वो पूछ रहा है, एनोड की तो बात ही नहीं कर रहा वो अभी। पूरा पेपर करेंगे रामीन, जितने हमने पेपर्स करे हैं उनकी सबकी लेक्चर अपलोड हो गए ऑलरेडी, आप खोल के देखो सब मिल जाएंगे। ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस करे थे, आई थिंक वो मैंने उसकी कुछ रील्स बना के इंस्टाग्राम पे भी डाल दी थी। आई होप आप लोगों ने वहां से आंसर करके दोबारा से रीचेक कर लिए होंगे अपने क्वेश्चंस। मैं आई थिंक ग्रुप पे भेजना भूल गया सबको, बल्कि भेज दिए थे। ओके, आगे बढ़े। रामीन ड्राइव फोल्डर यूट्यूब पे भी है ये सारे। क्वेश्चन 12, electrolytes can be broken down by electrolysis, which row are correct for each electrolyte। डाइल्यूट aqueous पोटेशियम क्लोराइड की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। अब ये डाइल्यूट है ना, तो इसमें क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और कैथोड पे हमारे पास दो तरह के आयन्स आएंगे, H पॉजिटिव आयन एंड पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन इज वे हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो H पॉजिटिव आयन आएगा, तो वन तो सही है। टू कह रहा है कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैथोड पे तो H पॉजिटिव आयन ही मिलेगा, लेकिन एनोड पे क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि कंसेंट्रेटेड है ना, तो टू भी सही है। मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, ऑक्साइड आयन कैथोड पे क्यों जाएगा भाई, नेगेटिव आयन, कैथोड खुद नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आयन तो जाएगा नहीं ना कैथोड पे, तो थ्री इसलिए गलत है। कंसेंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड, अब कैथोड पे हमें इसमें देखो सोडियम आयन होगा और H पॉजिटिव आयन होगा, कंसेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। कैटाइंस में तो रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो होती है, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इक्वेशन सोडियम की दी हुई है, प्रोडक्ट में ब्रोमीन लिखा हुआ है, पागल समझ रहे हैं हमें, और भी गलत। वन एंड टू ओनली। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, वेट, ओके, लेट्स वेट। प्रोसेस कर रहे हो, कर लो। क्वेश्चन 1, ओके। क्वेश्चन 4, ये अचानक 1 और 4 पे कहाँ चले गए आप? स्टेटमेंट 4 कह रहे हो, एक मिनट शमाइम, आप स्टेटमेंट 4 कह रहे हो समझाने के लिए, राइट, इसी क्वेश्चन की। देखो स्टेटमेंट 4 तो सरासर गलत है,
वो कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड। एक गलती इसमें यह है कि सोडियम आइन और एच पॉजिटिव आइन दोनों होंगे ना एक्वस है, तो एच पॉजिटिव आइन रिड्यूस होता है, सोडियम आइन तो नहीं होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन आइन नीचे। और फिर प्रोडक्ट में सोडियम एनोड की बात करो तो एनोड पे हमारे पास कंसंट्रेटेड है, तो मुझे पता है ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, ब्रोमीन बनेगा। एनोड सही है, कैथोड गलत है, फोर इसलिए गलत है। प्रोडक्ट एनोड सही है, फोर में एनोड पे जो प्रोडक्ट बना है वो सही है, कंसंट्रेटेड में हैलाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। क्लोरीन कहाँ पे इसमें देखो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो कंसंट्रेटेड में हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता बल्कि हैलाइड आयन ऑक्सीडाइज होता है, तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन बनेगा। स्टेटमेंट टू में सही है। अच्छा जारा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाह रहे हो, खैरियत क्या हुआ इसमें? कोई भी हैलाइड हो, बस ये याद रखो, कंसंट्रेटेड है तो हैलाइड आयन, एक्वस सिर्फ डाइल्यूट लिखा हुआ है तो हाइड्रोक्साइड आयन तो ऑक्सीजन बनाएगा। देख लिया, आसान था क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 तो मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था क्या, जो पहला फ्लैट है वो मेल्टिंग पॉइंट को शो करेगा ना, क्योंकि ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज करेक्ट, कल भी कर रहे थे हम ये। हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लीन ड्राई एयर, एयर में हाइड्रोजन नहीं होता, एयर में क्या क्या होता है, एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन कहाँ से निकला एयर में? एयर में होता ही नहीं है, वो तो क्रैकिंग और पेट्रोलियम से मिलता है। द ओनली प्रोडक्ट इज वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नो टॉक्सिक गैसेज आर प्रोड्यूस। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में बेसिकली एनर्जी निकल रही है, तो वो एंडो नहीं होता, एक्सो होता है। नो टॉक्सिक गैसेज आर प्रोड्यूस, ये बात सही है, तभी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हम यूज कर रहे हैं। समझ आई बात? ये एंडो नहीं होता, एक्सो होता है, ये भी याद रख लो, ये एक्सो होता है। एंड नो टॉक्सिक गैसेज आर प्रोड्यूस, सिर्फ वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, वाटर इज नॉट टॉक्सिक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, गाड़ियों में यूज नहीं होता वैसे ये। Which statement defines the activation energy for a reaction? It is a minimum energy to start a chemical reaction, right? अब इसमें से स्टेटमेंट निकालो कौन सी बनेगी। पहली बात तो वो मैक्सिमम एनर्जी नहीं होता, मिनिमम एनर्जी होता है। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव टू रिएक्ट। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक इन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अब देखो एंडो हो चाहे रिएक्शन एक्सो हो, एक्टिवेशन एनर्जी तो दोनों को चाहिए होती है। आपने एंडो की भी प्रोफाइल बना के देखी है, उसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और आपने एक्सो की भी प्रोफाइल में एक्टिवेशन एनर्जी देखा है। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट द कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव टू रिएक्ट टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, आगे बढ़े। The equation for the complete combustion of ethane is shown. What is the enthalpy change for the reaction when 1 mole of ethane is completely burnt? इस रिएक्शन का जो पर इक्वेशन आपको गिवन है, इस रिएक्शन का आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है। उसके लिए आपके पास बॉन्ड गिवन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है 837, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है 415। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है 498। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो 805 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे दो बॉन्ड है। वाटर में 464 के ऐसे दो बॉन्ड है। इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हो? एनर्जी एब्जॉर्ब एट रिएक्टेंट साइड माइनस एनर्जी रिलीज्ड एट प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है
37 और कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड 2 हैं 415। अच्छा, इसके जो टोटल मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे फिर हम। इथाइन के जो मोल्स हैं वो 2 है ना। इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है 498, एक ही बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट साइड पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 है 805 इंटू 2, और कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स हैं टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है 464 मल्टीप्लाई बाय 2 2 है, और वाटर के 2 मोल्स हैं टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको। अब ये जो आंसर आएगा ये 2 मोल ऑफ इथाइन के लिए आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल है। इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 1 मोल ऑफ इथाइन के लिए बन जाएगा। जी ज़ाहरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। आंसर बताओगे निकाल के क्या आ रहा है? जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड बाय 2 कर देना प्लीज। बिल्कुल, पूरे आंसर को डिवाइड बाय 2 इसलिए करना है क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल ऑफ इथाइन दिया हुआ है ना, और हमसे पूछ क्या रहा है, 1 मोल ऑफ इथाइन के लिए पूछ रहा है। तो 2 के लिए एनर्जी आ रही है, हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो 1 के लिए हो जाएगी। ग्रामीण, जो हमारी इक्वेशन है उसमें जो इथाइन है, इथाइन बेसिकली क्या है, ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को आप जानते ही हो ना, इथाइन ये चीज है। इस इक्वेशन में इथाइन के 2 मोल्स हैं स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में। हमसे पूछ रहे हैं 1 मोल ऑफ इथाइन के लिए एंथैल्पी चेंज बताओ, तो हमने जब इक्वेशन सॉल्व किए तो वो 2 मोल के लिए आ रही। 1 मोल के लिए क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो उस एंथैल्पी चेंज। आंसर तो बता दो भाई। अलीशा, अनमता, अरीज, आयशा, फिजा, फुरकान। सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, कैलकुलेटर ही नहीं लेके बैठे होगे। 1236 पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये भी बताओ। नेगेटिव आना चाहिए, कंबशन रिएक्शन है। शमाइम, डिवाइड बाय 2 करके आ रहा है। डिवाइड बाय 2 किया है आपने? -1236 आ रही है वैल्यू। ठीक है भाई, आ रही है सबकी यही वैल्यू? अगर नहीं आ रही है तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दो। चलें आगे बढ़े। ओके। In experiment 1, small lumps of limestone are added to dilute ethanoic acid at 40 degrees Celsius. The volume of carbon dioxide release is measured at regular intervals. Experiment 1 में lumps of limestone डाला है। Which changes give the result shown in experiment 2? एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट 2 में टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो उतने ही प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, जो डॉटेड कर्व है, लेकिन उसका रेट स्लो है, ग्रेडियंट लेस स्टीप है। ठीक है, तो उसमें क्या पाउडर तो नहीं ले सकते, सरफेस एरिया जो है लाइमस्टोन का फिर उसने कम किया होगा। सरफेस एरिया कम कैसे होगा, साइज बढ़ा दिया होगा। अभी पहले उसने स्मॉल लम्प्स लिए हुए हैं, तो एक्सपेरिमेंट 2 में लार्ज लम्प्स ले लेगा, राइट। और अगर उसी टेम्परेचर पे कर रहा है लार्ज लम्प्स लेके, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो आएगा। पाउडर लेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और डी में स्मॉल लम्प्स ले ली और 60 डिग्री सेल्सियस, तो डी में मैं बताऊं रेट इंक्रीज होगा, सी में भी रेट इंक्रीज होगा, और ऑप्शन बी में भी रेट इंक्रीज या कांस्टेंट रहेगा।
मैं बल्कि पाउडर की है ना सरफेस एरिया बड़ा है तो इंक्रीज होगा। सिर्फ ए में जो है ना वो रेट डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर वही है, सरफेस एरिया कम कर दिया। आंसर गलत क्यों बता रहे हो, क्या बात है? रामीन समझ आई बात? Question 17. In Haber process, nitrogen, hydrogen, and are reacted to make ammonia. The forward reaction is exothermic. Which condition produce the maximum yield of ammonia? प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर फ्यूअर। हेबर प्रोसेस में लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन में टोटल मोल्स ऑफ गैसेस 4 मोल है और राइट हैंड साइड पे 2 मोल्स है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा, अमोनिया ज्यादा बनेगा तो मतलब यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा, हाई प्रेशर लेंगे। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक है। अब आपको ये बात याद है ना कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होता है और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा, कम करेंगे तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। बट इफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, increasing temperature will shift the position of equilibrium towards left hand side और decreasing temperature will shift the position of equilibrium towards right hand side। अब ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसने बता दिया है मुझे। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा और यील्ड इंक्रीज होगी अमोनिया की। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने से रिवर्सिबल रिएक्शन में यील्ड पे फर्क पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट या लेफ्ट पे होती है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाता है, यील्ड कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम करने से राइट पे जाता है, यील्ड बढ़ जाती है। और प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आप गैस के मोल्स देखते हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। अब इसमें सारी चीजें गैसेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 4 है और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 2 है, तो प्रेशर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 में क्या हुआ था भाई? क्वेश्चन 16 में ये हुआ था कि वो ये कह रहा था कि हमारे पास स्मॉल लम्प्स ऑफ लाइमस्टोन है, मतलब लाइमस्टोन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। एट 40 डिग्री सेल्सियस हमने उसको इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो एक्सपेरिमेंट 1 का ग्राफ जो बना वो उसने बना दिया। फिर वो कह रहे हैं कि हमने कुछ चेंज करा और एक्सपेरिमेंट 2 आया, और एक्सपेरिमेंट 2 का जब उसने हमें ग्राफ दिया तो उसमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 का जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है ना वो स्लो है। और वो स्लो कैसे मुझे पता स्लो है? क्योंकि ग्रेडियंट लेस स्टीपर है। ग्रेडियंट जितना वाई एक्सिस के करीब होता है, मतलब जितना देखो ना, लेस स्टीप मोर स्टीप, समझते हो ना? एक्सपेरिमेंट 1 का ग्रेडियंट जो है वो मोर स्टीप है तो रेट फास्ट है, और एक्सपेरिमेंट 2 का ग्रेडियंट लेस स्टीप है तो एक्सपेरिमेंट 2 स्लो है। एक्सपेरिमेंट 2 जो स्लो है वो किस तरह से स्लो हुआ है? अगर मैं लाइमस्टोन के स्मॉल लम्प्स के बजाय लार्ज लम्प्स ले लूं, बड़े बड़े टुकड़े ले लूं, तो इसका क्या मतलब है? सरफेस एरिया इसका कम हो जाएगा। साइज बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर सेम ही रखा हुआ है उसने, बस सरफेस एरिया कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा सरफेस एरिया कम ज्यादा करने से, प्रोडक्ट चेंज होता है जब मैं मास ऑफ लाइमस्टोन कम ज्यादा करता है ना। उसने तो वही छोटे टुकड़ों को उतने ही मास लिया, बड़े टुकड़ों में ले लिया, और प्रोडक्ट उसने उतना ही बना के दिया है ना एक्सपेरिमेंट 2 में जितना एक्सपेरिमेंट 1 में बना के दिया है। सही है। आयशा, जोया, आगे बढ़े। क्वेश्चन 18। हेबर प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हेबर प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों एक्सोथर्मिक है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Oswald process is used to make nitric acid. अच्छा, the condition used in this process are catalyst containing a transition element, a pressure of 10 atmosphere and a temperature of 800 degrees Celsius. Which of these conditions are used in the contact process?
देखो, हमने हेबर प्रोसेस की कंडीशंस याद की हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की कंडीशंस याद की हैं। ये जो ऑस्टवेल्ड प्रोसेस है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वो ये सिंपल बस आपसे ये कह रहा है कि जो कंडीशंस आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में उनमें से सेम कंडीशंस ऑस्टवेल्ड प्रोसेस की कौन सी हैं। देखो, कंडीशंस याद होनी चाहिए। हेबर की भी रिकॉल कर लो। एक तो हेबर प्रोसेस में टेम्परेचर जो आप यूज करते हो वो आपको याद होना चाहिए, जो प्रेशर आप यूज करते हो वो आपको याद होना चाहिए। हेबर प्रोसेस का टेम्परेचर कितना होता है भाई? 450 डिग्री सेल्सियस। हेबर प्रोसेस का प्रेशर कितना होता है? 20,000 किलो पैस्कल या फिर 200 एटमोस्फियर। और हेबर प्रोसेस में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? आयरन। देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो प्रेशर होता है वो 200 किलो पैस्कल्स होता है, या एटमॉस्फेयर में वो कितना होता है? 2 एटमॉस्फेयर। और जो कैटलिस्ट होता है वो V2O5 होता है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। अभी फिलहाल ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कंपेयर करवा रहा है। ठीक है। अब कंडीशन वन में ऑस्टवेल्ड प्रोसेस में भी कैटलिस्ट कंटेनिंग अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात सही है। इसमें जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है वेनेडियम, वो भी ट्रांजिशन मेटल है। इसमें प्रेशर हमारा 20 एटमॉस्फेयर होता है। मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, दिस इज 2 एटमॉस्फेयर। ये 10 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, तो टू तो गलत हो गया। a temperature of 800 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांटेक्ट में 450 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला वाला सही है, बस वन ओनली वो मैच कर रहा है। डेट्स इट। टेम्परेचर 800 लिखा हुआ है, 450 होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। क्वेश्चन 19। हाइड्रोजन आयोडाइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। डिसॉल्व किया पानी में, आयंस अलग अलग हो गए। विच रो डिस्क्राइब द फाइनल कलर्स seen when the solution is tested with damp red litmus paper and with acidified aqueous potassium magnate। दो चीजों से टेस्ट किया, लिटमस। अब लिटमस अगर रेड है तो इसमें एच पॉजिटिव आइन है, तो एच पॉजिटिव आइन तो लिटमस को रेड ही करते हैं ना, तो वो रेड ही रहेगा। सेकेंडली, आयोडाइड आइन KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट 7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? आयोडाइड आइन ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ना इसमें। और वो क्या बना लेगा? आयोडीन। और जब वो आयोडीन बनाएगा तो वाटर के अंदर जब आयोडीन बनेगा तो इसका कलर क्या होता है भाई? ब्राउन। तो पोटेशियम मैग्नेट आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना लेगा जो कि ब्राउन कलर देगा, और हाइड्रोजन आयन लिटमस पेपर को रेड ही रखेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। वेनेडियम इसमें ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है। हाँ, इट वुड बी पर्पल टू। विच रोड डिस्क्राइब द फाइनल कलर सीन? KMnO4 पर्पल से कलरलेस होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। KMnO4 पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। और इस कलरलेस सोल्यूशन में आयोडीन बना है जिसका ब्राउन कलर है, तो ब्राउन और कलरलेस कलर क्या देगा? फाइनल कलर ब्राउन। उससे ये नहीं पूछा कि कलर चेंज बताओ, उसने पूछा है विच रो डिस्क्राइब द फाइनल कलर सीन। फाइनली आपको क्या दिख रहा है? फाइनली किस कलर का सोल्यूशन दिख रहा है वो पूछा था। लिटमस का कलर रेड है, वो रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिड एच पॉजिटिव आइन है ना, तो वो कलर चेंज करेगा ही नहीं, तो वो रेड ही है, फाइनली भी रेड दिखेगा आपको।
ठीक है जहरा, समझ आ गई बात? साजिद, पोटेशियम मैग्नेट वाली बात समझ आ गई? आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस होगा। लेकिन आयोडाइड आइन क्योंकि आयोडीन बना है तो वो ब्राउन कलर का, तो कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस हो गया, कलरलेस में ब्राउन आयोडीन बना, तो फाइनल कलर ब्राउन दिखेगा। उसने कहा हुआ था फाइनल कलर्स बताने, फाइनल कलर्स, कलर चेंज नहीं पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट एक्वस इथेनोइक एसिड आर करेक्ट। इथेनोइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि वीक एसिड है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल विद पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, पहली बात, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? तो वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, वन गलत हो गया। इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इथेनोइक एसिड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये बात सही है। इट हैज एन अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ 3। अच्छा, इस स्टेटमेंट को, अब आपने पीएच तो याद नहीं किए हुए, अब एसिड है तो 7 से तो कम होगा, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड है, और वीक एसिड के जो पीएच की वैल्यूज होती हैं वो 2 से बड़ी होती हैं वीक एसिड के पीएच की। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं भी याद है, ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट 4 पढ़ लो, क्योंकि हमें पता है 1 गलत हो गई तो ए और बी तो निकल गया ऑप्शन से। स्टेटमेंट 4 में कह रहा है इट प्रोड्यूसेस एस्टर्स कॉल्ड मिथानोएट्स। अब इथेनोइक एसिड जब एस्टर बनाएगा, अब चाहे कोई भी अल्कोहल हो, अगर अल्कोहल मिथानॉल है तो वो होगा मिथाइल इथानोएट। अगर अल्कोहल इथेनॉल है तो जो एस्टर बनेगा उसका नाम होगा इथाइल इथानोएट। अगर एस्टर प्रोपेनॉल है तो जो, सॉरी, अगर अल्कोहल प्रोपेनॉल है तो जो एस्टर बनेगा उसका नाम होगा प्रोपाइल इथानोएट। तो आखिर में तो इथानोएट आएगा ना, मिथानोएट तो नहीं आ सकता, मतलब स्टेटमेंट 4 भी गलत है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 2 एंड 3। बिल्कुल, हाइड्रोजनेशन की कंडीशंस भी याद करनी है और हाइड्रेशन की कंडीशंस भी याद करनी है। सही है, आगे बढ़े। नहीं, पीएच वैल्यू याद नहीं करनी है, बस ये आइडिया रखना। मैं बल्कि एक आइडिया आपको दे ही देता हूँ ना इस बात का। आप, अगर हमारे पास पीएच 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन है, ये तो सबको पता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना उनका पीएच जो है वो 2 से कम होता है, और जो वीक एसिड होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एल्कली जो होते हैं ना उनका पीएच जो होता है वो 11 से कम होता है। मतलब वीक एल्कली का पीएच 11 से कम होता है, और 11 से ज्यादा पीएच पे वो स्ट्रॉन्ग एल्कली स्टार्ट हो जाता है। एक जनरल आइडिया रखो बस। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है, तो सल्फर एक नॉन मेटल है, बाकी ये सारे तो मेटल है ना, तो ये तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्वेश्चन 22। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बात सही है ना? लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बात सही है। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिएक्टेड, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। हाइड्रोजन गैस कब बनती है, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है, तो भी गलत है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिथाइल ऑरेंज येलो नहीं होगा बल्कि रेड कलर का होगा, एसिड में मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर होता है। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन डिप्ड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे, लिटमस का पेपर एसिड में रेड कलर का होता है, वो रेड ही रहेगा एसिड में डालोगे तो। चले आगे।
इजी 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 सीन्स है यहाँ पे। 23 पे आ जाओ। एलिमेंट पी एंड क्यू हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स है तो इसका क्या मतलब है कि वो सेम पीरियड में, राइट। An atom of Q has more electrons in its outer shell than an atom of P. इसका क्या मतलब है? तो पहली बात तो सेम पीरियड में, मतलब प्रोडक्ट टेबल में दे आर इन दी सेम पीरियड। क्यू के क्यू के आउटर शेल में अगर मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका क्या मतलब है कि क्यू अक्रॉस द पीरियड आगे है। क्योंकि देखो पहले ग्रुप 1 होगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, फिर ग्रुप 2 आएगा, फिर ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्यू जो है वो राइट साइड पे, पी जो है वो लेफ्ट साइड पर है। यही मतलब है ना इस बात का। पी एंड क्यू आर इन द सेम ग्रुप, ये बात गलत हो गई, दे आर इन द सेम पीरियड। अगर सेम ग्रुप में होते तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते ना भाई। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के आउटर शेल में सेम 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 गलत। पी एंड क्यू आर इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, 2 सही है। ठीक है, 1 गलत है तो मैं ऑप्शन ए और बी गलत कर दूंगा। पी हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस देन क्यू। अब अगर पी प्रोडक्ट टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं और राइट हैंड साइड वाले नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। तो पी की पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है देन क्यू, ये बात भी सही है। तो ऑक्साइड ऑफ क्यू इज मोर बेसिक देन ऑक्साइड ऑफ पी, ये बात गलत है भाई। पी अगर लेफ्ट साइड पर है तो वो मेटल होगा और उसकी ऑक्साइड जो होगी वो मोर बेसिक होगी। और क्यू जो है वो अगर राइट साइड पे तो उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी और उसकी ऑक्साइड जो होगी वो एसिडिक होगी, या फिर मैं उसको लेस बेसिक कह सकता हूँ। तो मोर बेसिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ पी होगी, क्यू नहीं होगी, इसलिए 4 गलत। ठीक है भाई। बेटा ईयरली तो आप लोग जितने करो उतना अच्छा है। 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ज्यादा हो गया। चलो 2018 तक तो करो। क्वेश्चन 24। Which substance reacts with sulfuric acid to form a salt that can be removed from resulting a mixture by filtration? फिल्ट्रेशन से आप जो सॉल्ट रिमूव करोगे वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, पीपीटी बनाएगा। विच सब्सटेंस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट करके इनमें से इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, एक्वस है, सॉल्युबल है। एक्वस बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, बेरियम सल्फेट के साथ जार लगेगा तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो इसमें फिल्ट्रेशन से करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होगा तो सॉल्ट जो बनेगा वो सोडियम सल्फेट बनेगा, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट है ना, सॉल्युबल सॉल्ट है। दूसरा प्रोडक्ट वाटर है। कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, आई डू नॉट। कॉपर मेटल ना, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कल, नसीमा, के, मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, दहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। कॉपर ने तो रिएक्ट ही नहीं करना। कॉपर 2 कार्बोनेट, तो ऑप्शन डी में कॉपर 2 कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कॉपर सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कॉपर सल्फेट सॉल्ट जो है वो भी सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, लेड 2 सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। Of course, only insoluble salt can be separated by filtration.
ठीक है भाई, आगे बढ़े। ट्वेंटी फाइव। Astatine is below iodine in group 7 of the periodic table. Which row describes the properties of astatine? हेलोजन में डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आते हैं एस्टेटीन। तो फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, एस्टेटीन भी सॉलिड होता है। तो एस्टेटीन पहली बात सॉलिड है। अगर वो आयोडीन से भी नीचे है तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। आयोडीन सॉलिड है तो एस्टेटीन तो होगा ही होगा सॉलिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी तो हटा दो। ऑप्शन सी में कह रहे डिस्प्लेसेस आयोडीन बट डज नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन और ब्रोमीन। एस्टेटीन आयोडीन को डिस्प्लेस, एस्टेटीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे नीचे है। ग्रुप 7 में मोर रिएक्टिव हेलोजन वो होता है जो ग्रुप में ऊपर होता है। मोर रिएक्टिव हेलोजन कैन डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव हेलोजन। तो एस्टेटीन तो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डज नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलें आगे। क्वेश्चन 26 कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की भाई अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटीज होती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कॉपर कैन बी बेंड इनटू डिफरेंट शेप, वो तो सारे मेटल्स करते हैं, चाहे वो ग्रुप 1 का हो, चाहे ग्रुप 2 का हो, चाहे ट्रांजिशन मेटल हो। तो ये तो कोई ट्रांजिशन मेटल की यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, कॉपर +2 चार्ज भी बना रहा है, +1 चार्ज भी बना रहा है, ये ट्रांजिशन मेटल की यूनिक प्रॉपर्टी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी सारे मेटल्स होते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटीज। आगे बढ़े 27। brass is an alloy that is formed between copper and zinc. Which statement are correct? brass, copper and zinc all conduct electricity. copper metal है, zinc metal है, mixture of metals भी brass है जिसमें metallic mixture है ना, reaction तो नहीं हुआ, तो अभी भी metallic bonding है। alloys में भी metallic bonding होती है, तो alloy भी electricity conduct करता है। brass is a compound, brass is a mixture not a compound. brass is a harder than zinc. yes, एलॉय बनाने का पर्पस ही ये होता है कि मेटल हार्ड हो जाए क्योंकि लेयर्स इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं। तो 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्या हुआ, कुछ ना पूछ रहे हो ना कोई जवाब दे रहे हो? आसान लग रहे हैं क्वेश्चन? वैसे आसान तो है। केमिस्ट्री लास्ट है ना, या इसके बाद भी कोई पेपर है? बायो है इसके बाद। केमिस्ट्री इज ऑन ट्यूसडे राइट? ट्यूसडे को है। कुछ बच्चों का लास्ट नहीं है ना, उनका भी बायोलॉजी भी है। क्या करोगे एग्जाम के बाद? चलो भाई, क्वेश्चन 28। The equation for the reaction of metal M with aqueous zinc sulfate is shown. Which statement explains why metal M reacts with zinc sulfate? आंसर बताओ। चलो हसन, भागते हैं फिर लेके पेपर को। आंसर बताते जाओ ना जल्दी जल्दी, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि सबको आता है। अच्छा, मेटल एम ने जिंक आयंस को डिस्प्लेस कर दिया है जिंक सल्फेट से। इट मींस के मेटल एम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, देखो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस, राइट। और जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो एज अ क्या काम कर रहा होता है? जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमारे पास जो मेटल एम है
वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट मींस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. मेटल एम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड मेटल एम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. अब पहले ऑप्शन में वो कह रहे हैं जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मेटल एम, गलत हो गया. जिंक इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, मेटल एम इज अ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एम बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इज. ठीक है, गलत हो गया. जिंक आइंस कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एम, ये बात सही है. जिंक के जो आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं फ्रॉम मेटल एम, तभी तो जिंक आइंस जो है वो रिड्यूस होके जिंक एटम बना रहे हैं, और मेटल एम जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ए कह रहे हो जिंक इज लेस रिएक्टिव, तो ये बात तो गलत हो गई. जिंक, अच्छा जिंक इज लेस रिएक्टिव ये बात सही है, लेकिन आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना उसने, देन एम बिकॉज एम इज एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये बात गलत होगी. एम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, एम इज मोर रिएक्टिव तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आगे वाली बात गलत है. ये इसलिए गलत है, दिस इज रॉन्ग. जिंक इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. अगर जिंक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता तो वो खुद ऑक्सीडाइज होता ना. अब जिंक आइंस तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज थोड़ी हो रहे हैं. तो जिंक आइंस जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. समझ आई वही बात? सबने आंसर ही गलत बताया हुआ है. दोबारा समझाऊं? गाइस, देखो भाई, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स है ना, मोर रिएक्टिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज होने का मतलब इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है. और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसका जो मेटल आइन होता है, लेस रिएक्टिव मेटल आइन गेन करता है इलेक्ट्रॉन, वो रिड्यूस होता है. मींस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन. अगर वो रिड्यूस्ड हो रहा है, जो चीज रिड्यूस्ड होती है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है. जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी थी, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था, तो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट बनाता है, और कॉपर आइन जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर एटम बना लेते हैं. जिंक टू पॉजिटिव आइन बनाएगा, और कॉपर आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बना लेंगे. राइट. इसी तरह अभी यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ था और उसमें कोई मेटल एम डाला था, तो जिंक हट गया है और उसकी जगह पे मेटल एम आ गया है. इसका क्या मतलब है कि मेटल एम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जो जिंक के आयंस थे जिंक सल्फेट में वो रिड्यूस्ड है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. मतलब मेटल एम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. तो उसको ऑक्सीडाइज किसने करवाया है? जिंक ने करवाया. तो जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जिंक आयंस ने ऑक्सीडाइज करवाया. ठीक है. मेटल एम मोर रिएक्टिव था जब भी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, और जिंक आयंस लेस रिएक्टिव थे, वो रिड्यूस हो गए. तो मेटल एम के इलेक्ट्रॉन किसने छीने? जिंक आयंस ने छीने. अब पढ़ो, जिंक इज लेस रिएक्टिव, ये बात मैंने मान ली. देन मेटल एम, बिकॉज मेटल एम इज एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. मेटल एम तो एलिमेंटल स्टेट से आयनिक स्टेट में आया है ना, प्लस चार्ज आया है उस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे उसने, एक्सेप्ट थोड़ी ना करें, इसलिए गलत है. जिंक इज अ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन एम. भाई जिंक जो है, it is itself getting reduced. If zinc ions are getting reduced,
इट मींस दे आर एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए भी गलत है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एम, ये बात गलत है क्योंकि जिंक डिस्प्लेस हुआ है, मेटल एम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ऑप्शन डी में कह रहे हैं जिंक आयंस कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एम, मतलब जिंक आयंस ने एम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, ये बात सही है, एम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, तो जिंक ने रिमूव करवाए। ठीक है भाई, अब क्लियर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 29, इन द ब्लास्ट फर्नेस द इम्प्योरिटी सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक है, सैंड या सिलिका है इसको, तो इसको रिमूव करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस विद रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्लैग की इक्वेशन याद है आप लोगों को? कह रहे हैं which equation represent the formation of the substance which reacts with silicon 4 oxide, तो सिलिकॉन 4 ऑक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट को ही मोल्टेन स्लैग कहते हैं ना, दिस इज मोल्टेन स्लैग। कैल्शियम ऑक्साइड कौन सी इक्वेशन में बन रहा है? ऑप्शन सी में बन रहा है। किस इक्वेशन में वो सब्सटेंस बना है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा? सी में। 30, aluminum is extracted from bauxite ore by electrolysis, which statement is correct? बॉक्साइट ओर में एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस्ड होते हैं by gaining free electron, ऑक्सीडाइज नहीं होते, रिड्यूस्ड होते हैं। कैथोड हैज टू बी रिप्लेस्ड एट रेगुलर, कैथोड हैज टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली बिकॉज़ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन व्हिच इज फॉर्म्ड। बेसिकली एनोड जो होती है ना, वो इसमें कार्बन की एनोड होती है, और एनोड पे होता क्या है, ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होते हैं टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, राइट। और जब गरम गरम एनोड पे ऑक्सीजन गैस टकराती है तो एनोड कार्बन की होती है, तो वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, इसलिए एनोड जल के खत्म हो जाती है, तो एनोड रिप्लेस करनी पड़ती है, कैथोड रिप्लेस नहीं करनी पड़ती। एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से नहीं बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, लेकिन क्योंकि एनोड ग्रेफाइट या कार्बन की बनी हुई होती है, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन ही होता है ना, तो एनोड जल जाती है, इसलिए एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से बन रही होती है। क्रायोलाइट इज एडेड टू डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, नॉट रिमूव इम्प्योरिटीज। क्रायोलाइट खुद एक इम्प्योरिटी होता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट बॉक्साइड और का डिक्रीज करता है। सही है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। 31, कैथोड भी बेटा कार्बन का ही होता है, लेकिन कैथोड नहीं जलेगा क्योंकि कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम मेटल बना रहा है, वो एल्यूमिनियम मेटल से सराउंड हुई हुई होती है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें, ये जो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर लाइनिंग बना रहा हूँ ना, दिस इज कैथोड, तो उसके ऊपर तो मोल्टेन एल्यूमिनियम मेटल होता है ना, जिस वजह से ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आता। वो जो एनोड होती है ना, वो कांटेक्ट में आती है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस बनती है। 31 कह रहे हैं आयरन रस्ट बट एल्यूमिनियम डज नॉट इजिली कोरोड। ठीक है, एल्यूमिनियम के कोरोड ना करने की वजह उसके सरफेस पे बनी ऑक्साइड लेयर है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। आगे बढ़े। 32 कह रहे हैं विच chemical can be used as a fertilizer to provide 3 elements needed for improved plant growth। NPK fertilizers पढ़ा है हमने, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होता है। सही है, तो कौन से ऐसे दो फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको? ऑप्शन बी में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है इसमें, और पोटेशियम भी है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक साथ नहीं है। आगे बढ़े। व्हाट इज द कलर चेंज व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड। पानी डालने से एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड, एनहाइड्रस ब्लू कलर का होता है, पानी डालने से वो हाइड्रेटेड हो जाता है, वो पिंक कलर का हो जाता है, तो दिस इज ब्लू टू पिंक। 34 कह रहा है हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। तो वो ब्लैंकेट बना लेते हैं ना अर्थ के अराउंड, केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में हमने देखा है,
तो वो एनर्जी को लूज नहीं करने देता अपने अंदर से। अर्थ की से जो हीट एनर्जी निकलती है वो फिर एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। ये इमिट थर्मल एनर्जी, ये गैसेस खुद से इमिट नहीं करती हैं, ये गैसेस क्या करती हैं, अर्थ के सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी को लूज करने से रोक देती है। मतलब सारी की सारी नहीं, कुछ निकल भी जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। They reduce the reflection of thermal energy from the Earth's surface, या they increase thermal energy lost to space। ये ऐसी इसका आंसर। मतलब कुछ को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ निकल जाता है। तो दे रिड्यूस नहीं करती, दे इंक्रीज रिफ्लेक्शन है, इसलिए डी गलत है। सही है, समझ आया 34 का आंसर, थोड़ी सी वर्डिंग में घुमाया है बस इसने। आगे बढ़े। Four statements about photosynthesis are listed. Chlorophyll is required for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये बात सही है। द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज, इक्वेशन आपको याद रखनी है, इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की गलत लिखी हुई है, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिख दी है इन्होंने। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। Photosynthesis releases carbon dioxide, which can lead to climate change. Photosynthesis absorbs carbon dioxide. Respiration का उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1 and 3। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये होती है, इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दो, फोटोसिंथेसिस बन जाएगा। क्वेश्चन 34 दोबारा देखो, गलत किया है। क्वेश्चन 34 दोबारा देखो भाई। दे इंक्रीज थर्मल एनर्जी लॉस टू द स्पेस। लॉस इंक्रीज थोड़ी करेगा, डिक्रीज करेगा, वो स्पेस में लूज होने नहीं दे रहा ना एनर्जी को। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो अर्थ से हीट एनर्जी निकल रही है ना उनको रोकती हैं। दे इमिट द थर्मल एनर्जी दे हैव एब्सॉर्ब बैक टू द अर्थ। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ो, दे एब्सॉर्ब द रेडिएशन डायरेक्टली फ्रॉम द सन। सन से तो रेडिएशन आती है जो इनसे पास करके अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, सन की एनर्जी को नहीं रोक पाती है, इसे भी गलत है। दे इंक्रीज थर्मल एनर्जी लॉस टू स्पेस। वो थर्मल एनर्जी को जो लॉसेस हो रहे हैं स्पेस में उसको डिक्रीज कर रही है, तभी तो एनर्जी स्पेस में नहीं जा रही, अर्थ में रह रही है। दे रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो थर्मल एनर्जी निकली है वो वापस अर्थ की तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो दे रिड्यूस नहीं करती, रिफ्लेक्शन इंक्रीज करती है। ए में कह रहे हैं दे इमिट द थर्मल एनर्जी दे हैव एब्सॉर्ब बैक टू अर्थ, मतलब वो वापस अर्थ तक अपनी जो एनर्जी पहुंची है वो वापस अर्थ को वापस दे देती है, जब तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका आंसर ए है बेटा। समझ आई बात। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन 36, विच मॉलिक्यूल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स होने के लिए पहली बात तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर 1 में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। स्ट्रक्चर 1 में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्ट्रक्चर 2 में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन उतने हो ही नहीं सकते, तो 1 and 2 तो एक दूसरे के
आइसोमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। आइसोमर्स होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हटा दो, 1 और 3। अब अगेन 3 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन काउंट करो तो 12 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन अभी देख लेता हूँ आगे। 4 में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन इसमें जितने भी हैं, लेकिन 2 और 4 एक दूसरे का आइसोमर नहीं हो सकते, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं बन रहा। पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बने, और 3 और 4 में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन ही 1 और 3 बचे हैं फिर। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। स्ट्रक्चर्स 1 और 3 के डिफरेंट है। एक में आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक ब्रांच में है। इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और 2 ब्रांच में है। बाकी का तो मॉलिक्यूलर, बाकी कॉम्बिनेशंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो फिर आपको स्ट्रक्चर्स कंपेयर करने पड़ेंगे सबके। वैसे देता नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तुम्हारी जिंदगी आसान करी हुई है उसने बहुत। आगे कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ इथीन एंड स्टीम आर करेक्ट। हाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है, अल्कोहल जिसमें बनता है। द प्रोडक्ट हैज अ हायर मॉलिक्यूलर मास देन इथेन। भाई इथीन C2H4 है और स्टीम वाटर है। इथेनॉल बनता है C2H5OH। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। तो इथेनॉल जो बना है, इसका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली इथेनॉल है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा होगा इथेन से, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन भी है इसमें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी ऐड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 सही है। द प्रोडक्ट रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन। जो प्रोडक्ट बना है वो अल्कोहल बना है। अल्कोहल कहाँ रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ? एल्कीन करता है। ऊपर जो रिएक्शन दिया हुआ है इथीन और स्टीम का, इसमें इथेनॉल बनता है। अल्कोहल, अल्कोहल थोड़ी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 गलत है, 2 गलत है, तो ए और सी गलत हो गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन एटम डिक्रीजेस। अच्छा भाई, ये वाली बात जरा बना के देखनी पड़ेगी आपको, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि गलत लिखी हुई है। मतलब बनाए बगैर आप कर नहीं सकते इसको। अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, जो हमारे पास कार्बन, पहले जो कार्बन एटम्स थे वो इथीन में थे। रिएक्शन हुआ है इथीन का और वाटर का। इथीन का फॉर्मूला है C2H4। इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए। तो 2 कार्बन ने आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। लेकिन जब इथेनॉल बना है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है। अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया है। इसका क्या मतलब है? अब जो 2 कार्बन ने अपने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, वो कितने किए हुए हैं? 2 शेयर किए हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम इथीन टू इथेनॉल। ये बात सही है, तो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। 4 कह रहे थे रिएक्शन प्रोड्यूसेस एन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन। अल्कोहल तो बनता है, हाइड्रोजन थोड़ी ना बनती है हाइड्रेशन में। एल्कीन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओ, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज अल्कोहल। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। 35 हम कर लेते हैं, पेपर खत्म कर लें ताकि जिनको जाना है वो जाए फिर। 38 कह रहे हैं मिथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म क्लोरोमीथेन।
Which row describes the necessary reaction condition and the type of reaction? भाई एल्केन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोमीथेन का मतलब है एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन लगेगा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से हमें यूवी लाइट मिलती है, सनलाइट लिखा हुआ होता है या यूवी लाइट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 में दो पॉलीमर्स दिए हुए हैं। अमाइड, अमाइड लिंकेज है, दोनों में अमाइड लिंकेज है। क्या बता सकते हो अमाइड लिंकेज कौन से दो पॉलीमर्स में होती है? एक नायलॉन में होती है और एक प्रोटीन में होती है। नायलॉन के जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक, जिसके डब्बे के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो नायलॉन है। देखो पहले वाले जो मोनो पॉलीमर एक्स है उसमें बॉक्स के, एक ही बॉक्स के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन से बना हुआ है, तो एक्स इज नायलॉन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मोनोमर्स हैं वो दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, एक डाई कार्बोक्सिलिक है और एक डायमाइन है। और जो वाई है वो प्रोटीन या अमाइनो एसिड से बना है, सेम मोनोमर से, क्योंकि देखो बॉक्स के एक साइड पे अमाइन भी है, कार्बोक्सिलिक भी है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोटीन है जो कि एक ही तरह के मोनोमर से बनेगा, जो कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के एक ही मॉलिक्यूल के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मोनोमर्स इन एक्स एंड वाई, एक्स के मोनोमर्स डिफरेंट है, वाई के मोनोमर्स डिफरेंट है। लिंकेज क्या है? द लिंकेज इन एक्स आर डिफरेंट फ्रॉम लिंकेज इन वाई। लिंकेज जो है वो जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, दोनों में अमाइड बॉन्ड है, तो लिंकेज इन एक्स आर सेम एज दैट ऑफ लिंकेज इन वाई। ये सही है, सेम होगी। द लिंकेज इन एक्स इज आर सेम एज दैट ऑफ द लिंकेज इन वाई, लेकिन जो मोनोमर्स हैं एक्स और वाई के वो डिफरेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा हमारा। ए क्यों कह रहे हो भाई? चलो 40 और बता दो। सब्सटेंस क्यू इज टेस्टेड यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, द रिजल्टिंग क्रोमेटोग्राम इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्यू इज अ प्योर सब्सटेंस। अगर ये प्योर सब्सटेंस होता तो एक ही तरह का कंपोनेंट होता ना, इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट आ रहे हैं, मतलब प्योर नहीं है। द आरएफ वैल्यू ऑफ द लोअर स्पॉट इज 0.25। आरएफ वैल्यू जब निकालोगे लोअर स्पॉट की, तो ये डिस्टेंस लोगे फ्रॉम बेस लाइन टू द सॉल्वेंट फ्रंट, और ये जो स्पॉट है इसका डिस्टेंस लोगे लोअर स्पॉट का, तो क्या ये 0.25 आएगा? अगर आप ये स्केल रख के करके देख लो तो ये 0.75 के करीब आएगा। ठीक है, सी कह रहा है क्यू इज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्यू में से दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो कंपोनेंट्स निकले ना। अच्छा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता ओवरलैप कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये सी सही है। क्यू इज अ कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स। देखो कंपाउंड जो होता है वो एक ही सब्सटेंस काउंट होता है, अगर वो कंपाउंड होता है तो पूरा का पूरा एक साथ ऊपर जाता है ना, अगर उसमें दो एलिमेंट है भी तो वो बॉन्डेड है ना। डी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो बेटा, अगर कंपाउंड होता क्यू, लेट्स से सोडियम क्लोराइड, तो वो पूरा का पूरा एक ही कंपोनेंट माना जाता है, तो वो पूरा का पूरा NaCl एक साथ चलता है, वो एक कंपोनेंट आता है। ठीक है, कंपाउंड अलग थोड़ी हो, एलिमेंट थोड़ी ना अलग अलग हो जाएंगे क्रोमेटोग्राफी में, वो तो
सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है, तो वो बॉन्डिंग थोड़ी तोड़ देगा क्रोमेटोग्राफी। सही है। समझ आ गई डी क्यों नहीं है और सी क्यों है? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स तो हमें दिख रहे हैं, तो दो कंपोनेंट्स तो क्यू में है, जब क्यू सेपरेट हुआ है, क्यू की क्रोमेटोग्राफी की है, क्यू को, तो दो कंपोनेंट्स तो निकल रहे हैं। अब एटलीस्ट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस क्यों कह रहे हैं वो? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता कुछ दो तीसरा हो जो कि ओवरलैप कर रहे हो दो, इस वजह से। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो चले जाओ अभी फिर। कल का क्लास का टाइम फिर मैं कल बताऊँ।